Hello everyone, Jake here. Welcome back to our channel Old is Gold Movie Explainer. Guys, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हिस्टोरिकल मूवी अशोका। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये मूवी सम्राट अशोका की लाइफ पर बनाई गई है, लेकिन मूवी होने की वजह से इसकी कुछ स्टोरी फिल्माई गई है। और अगर मैं इस मूवी की बात करूं तो इस मूवी में कहीं से कहीं तक कोई भी कमी नजर नहीं आती और इस मूवी की लास्ट स्टोरी तो रुला के रख देती है। जी हाँ मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि इस मूवी को जब भी मैंने देखा है तो लास्ट सीन में आंसू जरूर आ जाते हैं। इसलिए आप भी अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम चलते हैं एक्सप्लेन की तरफ। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें। कहानी शुरू होते ही हमें एक जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर चिड़िया के एक घोंसले में दो चिड़िया के बच्चे होते हैं और यहाँ पर अशोक सम्राट का बचपन होता है। मतलब अभी अशोक लगभग 8 साल के होंगे। तब वो उस चिड़िया के बच्चे से कहते हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, क्योंकि सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। आज हमारे दादा हमें छोड़कर जा रहे हैं और कल तुम बड़े होगे तो तुम भी हमें छोड़कर चले जाओगे। उसके बाद हम राजमहल के तरफ देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपना महल छोड़कर शांति और अहिंसा के मार्ग पर जाने का फैसला लेते हुए अपना परिवार छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने से पहले अशोक कहता है कि दादाजी, आपकी तलवार अब मेरी है, इस तलवार को मैं लूंगा। तब चंद्रगुप्त कहते हैं कि बेटा, ये तलवार नहीं बल्कि राक्षस है। ये जब भी अपने म्यान से बाहर आती है तो खून मांगती है। ये ना तो अपना देखती है और ना ही पराया। इसलिए वो उस तलवार को पानी में फेंक कर खुद चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद अशोक वो तलवार पानी से निकाल लाता है और बड़ी ही खुशी से उस तलवार को हवा में उछाल देता है। तब वो तलवार दूर जाकर उसी चिड़िया के घोंसले पर गिरती है, जहां वो दोनों छोटे बच्चे होते हैं। तब देखा जाता है कि इस तलवार से वो दोनों चिड़िया के छोटे बच्चे कट कर मर जाते हैं। तब अशोक को समझ आ जाता है कि दादाजी ने बिल्कुल सही कहा था। इसीलिए अशोका उस तलवार को ले जाकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त के चले जाने के बाद उनके राजपाट को यानी मगध की गद्दी को उनके बेटे सम्राट बिंदुसार उस राज्य को संभाल लेते हैं। और जब सम्राट बिंदुसार बूढ़े हो जाते हैं तो सवाल पैदा होता है कि उनका राजपाट कौन संभालेगा, क्योंकि उनकी 16 रानियां थीं और 101 बेटे थे, यानी अशोक के 100 भाई और थे, जिसमें सबसे बड़ा भाई जिसका नाम है युवराज सुशिम। और यहाँ पर भी देखा जाता है कि सम्राट बिंदुसार मगध की गद्दी सुशिम को देना चाहते हैं, लेकिन मगध की तकदीर में अशोक का नाम लिखा होता है। इसके बाद हम अशोक को एक जंग के मैदान में देखते हैं, जहां वो दक्षिण की सेना से जंग कर रहा होता है और उस जंग को जीतकर वो अपने राजमहल वापस लौटता है। तब हम सुशिम को देखते हैं, जो अपने सेनापति से कहता है कि तुमने ही कहा था कि अशोक को आधी सेना लेकर दक्षिण भेज दिया जाए, जहाँ पर वो जंग हार जाएगा और उसी जंग में मारा जाएगा। लेकिन वो तो उस जंग को भी जीत कर वापस आ गया है। तब सुशिम इसी गुस्से में उस सेनापति को मौत की भयानक सजा सुना देता है। उसके बाद हम अशोक को देखते हैं, जहां सम्राट बिंदुसार उसे जीत की बधाई देते हुए अपनी अंगूठी निकाल कर देने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त उनकी पट रानी यानी सुशिम की माँ उन्हें ऐसा करने से मना कर देती हैं। तब हम जान पाते हैं कि अशोक की माँ बिंदुसार की 16वीं रानी है, इसीलिए उन्हें रानी का दर्जा कम और दासी का दर्जा ज्यादा दिया जाता है। और सुशिम की माँ खुद ये चाहती है कि अशोक का उस राज में कोई नामो निशान न रहे। लेकिन मगध की पब्लिक अशोक को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वहीं पर सुशिम को कम पसंद किया जाता है, क्योंकि सुशिम एक नपुंसक इंसान है जिसके कभी भी कोई औलाद नहीं हो सकती। तब हम अशोक को पानी में नहाते हुए देखते हैं, जहाँ सुशिम अपने कुछ सिपाहियों को भेजकर अशोक को जान से मारना चाहता है, लेकिन अशोक बड़ी ही चालाकी से उस कातिल को मार देता है और उसे शक हो जाता है कि उस पर हमला करने वाला उनके भाइयों में से कोई एक है। इसके बाद अशोक अपनी माँ से मिलने जाता है, जहाँ उसकी माँ यानी धर्मा कहती है कि बेटा तू मगध छोड़कर कहीं दूर चला जा और एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजार, क्योंकि महल के अंदर तुझ पर हमला होना यानी ये सब कुछ राज सिंहासन के लिए हो रहा है और ऐसे में तेरी जान को खतरा हो सकता है। तब अशोका कहता है कि माँ, ऐसा करने से ये लोग हमें डरपोक और भगोड़ा समझेंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन धर्मा उसे मगध से बाहर भेजने के लिए जिद करे रहती है। उसके बाद अशोक अपने बड़े भाई सुशिम से मिलने जाता है, जहाँ पर सुशिम के 2 सगे भाई और भी होते हैं और वो लोग राज सिंहासन के पास आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। लेकिन अशोका को देखते ही सुशिम उससे बहुत प्यार से मिलता है, क्योंकि वो उस वक्त भाईचारा का दिखावा कर रहा था। लेकिन उसी वक्त अशोक और सुशिम में थोड़ी बहस हो जाती है,
जहां अशोक उस राज सिंहासन पर बैठकर कहता है कि सिंहासन पर बैठने की हिम्मत होनी चाहिए। जंग और सिंहासन दिमाग और हिम्मत से जीता जाता है, षड्यंत्र करने से सिंहासन कभी नहीं मिलता। जिस पर सुषम का भाई सुखद अशोक पर भड़क जाता है, इसीलिए इन दोनों में वहाँ थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है। तब अशोका कहता है कि सिंहासन सबके सामने जंग में लड़कर जीता जाता है, ऐसे पीठ पीछे वार करके सिंहासन नहीं मिल सकता है। तो अगर तुम्हें लड़ना है तो सबके सामने हमसे लड़कर जीतो। तब सुखद कहता है कि ठीक है, कल हम दोनों सबके सामने मैदान में लड़ेंगे और वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। इसके बाद हम बिंदुसार को देखते हैं, जो अपनी पटरानी और मंत्री के सामने कहते हैं कि आज अशोक ने जो किया वो सरासर गलत है। इसीलिए बिंदुसार अशोक की माँ यानी धर्मा से कहते हैं कि अशोक को रोक लो, नहीं तो अगर कल कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तब हम अशोक को देखते हैं, जहां वो अपनी माँ धर्मा से मिलने जाता है, लेकिन धर्मा उस वक्त मौन व्रत रख लेती है और उसका मंत्री कहता है कि तुम्हारी माँ अब तुमसे या किसी से भी बात नहीं करेगी, क्योंकि इनका कहना है कि जब अपना ही बेटा कहना न माने तो बोलने का क्या मतलब होता है। तब अशोका समझ जाता है कि हमें मगध छोड़कर जाना होगा, इसीलिए माँ हमसे बात नहीं कर रही है। इसके बाद अशोका मगध छोड़कर अपने सफर पर निकल पड़ता है, जहाँ कुछ दूर जाने के बाद उसकी मुलाकात कलिंग की एक राजकुमारी कौरवकी से होती है। यानी कौरवकी तालाब में नहाते हुए एक सॉन्ग गुनगुना रही थी और वो सॉन्ग सुनता हुआ अशोक वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ उसे कौरवकी का सौंदर्य देख उससे प्यार हो जाता है। उसके बाद अशोका उसे फॉलो करने लगता है, लेकिन कौरवकी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी अशोका की मुलाकात वहाँ के एक फाइटर विराट से होती है, जहाँ इन दोनों की मुलाकात कुछ अच्छी नहीं रहती। इसके बाद अशोका कौरवकी को ढूंढता हुआ उसे पा जाता है। तब उसे इस बात का पता चलता है कि कलिंग राज ने कौरवकी और उसके छोटे भाई आर्यन पर 100 गोल्ड कॉइन का इनाम रखा है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन उस राजमहल से भाग निकले हैं और 100 गोल्ड कॉइन पाने की लालच में वहाँ की पब्लिक इन दोनों के पीछे पड़ी होती है और इन दोनों भाई बहन की मदद इनका सेनापति भीमा कर रहा है। लेकिन इसी दौरान वहाँ के 3 आदमी कौरवकी को पहचान जाते हैं। तब अशोका कौरवकी को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद कौरवकी अशोका से पूछती है कि क्या तुम भी उन लोगों में से हो जिन लोगों ने मेरी कीमत सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन लगाई है। तब अशोका कहता है कि मैं तुम्हारी कीमत लगा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस पूरी दुनिया में इतना गोल्ड ही नहीं है कि मैं तुम्हारी कीमत लगा सकूं। तब ये बात सुनकर कौरवकी खामोश रह जाती है और समझ जाती है कि अशोका कोई मामूली इंसान नहीं है। तब वो अशोका से पूछती है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तब अशोका बताता है कि मैं मगध का एक सिपाही हूँ और अपनी फौज को छोड़कर भाग आया हूँ। उसके बाद कौरवकी अशोका से उसका नाम पूछती है, तो अशोका अपना नाम पवन बताता है, क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो किसी से भी अपनी सच्चाई नहीं बताएगा। इसके बाद ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी पीछे से भीमा आकर अशोका के सर पर एक जोर का डंडा मार देता है, जिससे अशोका वहीं बेहोश हो जाता है। तब भीमा कहता है कि अब राजकुमारी आपको यहाँ से चलना होगा, क्योंकि लोगों ने हमें पहचान लिया है। तब कौरवकी कहती है कि हम पवन के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तब भीमा मजबूर होकर अशोका को उसकी बेहोशी हालत में वहाँ से लेकर जाता है। उसके बाद ये लोग एक गुफा में जाकर रुकते हैं। तब कौरवकी का भाई आर्यन उससे पूछता है कि ये आदमी कौन है और बेहोश क्यों है। तब कौरवकी उसे बताती है कि इसका नाम पवन है और भीम ने इसके सर पर मार दिया है, इसीलिए ये बेहोश है, लेकिन कुछ देर में इसे होश आ जाएगा। इसके बाद आर्यन सो जाता है और वो सोते हुए एक सपना देखता है, जहाँ पर वो अपने माँ बाप और अपनी बहन कौरवकी के साथ खेल रहा होता है। लेकिन तभी कलिंग के कुछ सिपाही आकर उसके माँ बाप को मार देते हैं, यानी वो लोग अपने ही राजा को मार डालते हैं और उसके बाद वो सभी मिलकर आर्यन को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। तब भीमा कौरवकी और आर्यन को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। तब हम समझ पाते हैं कि कलिंग के राजा और रानी को उसके महल के किसी गद्दार ने राजगद्दी के लिए जान से मार दिया है और अब वो युवराज आर्यन और उसकी बहन को मारकर गद्दी पर बैठना चाहता है। इसीलिए भीम इन लोगों की जान बचाते हुए दरबदर की ठोकरें खा रहा है। इसके बाद हम अशोका को देखते हैं, जो बेहोशी हालत में भी कौरवकी का नाम पुकार रहा होता है और जब उसे अगले दिन होश आता है तो कौरवकी उससे कहती है कि तुम मेरा नाम नींद में क्यों बुला रहे थे। तब अशोका उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। इसके बाद ये दोनों आपस में रोमांस करने लगते हैं और तभी अशोका से आर्यन पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या काम आता है। तब अशोका कहता है कि मेरा नाम पवन है और मुझे कहानियां सुनाना बहुत अच्छे से आता है। तब ये बात सुनकर आर्यन बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे भी एक कहानी सुनाओ। तब अशोका उसे अपनी ही कहानी सुनाने लगता है, यानी एक राजकुमार अपना राज्य छोड़कर जंगल में भटकता रहता है। तभी उसे एक राजकुमारी मिल जाती है।
तब आर्यन कहता है कि वो राजकुमार जंगल में क्यों भटक रहा है, क्या दुश्मनों ने उससे उसकी धरती छीन लिया है? जैसे कि मेरे दुश्मनों ने मुझसे मेरी धरती छीन लिया है, इसीलिए मैं जंगल जंगल भटक रहा हूँ और मैं अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। तब अशोका उससे कहता है कि दुश्मनों ने भला ही तुमसे तुम्हारी धरती छीन लिया है, लेकिन ये सूरज, ये चांद, ये तारे और आसमान तुम्हारा है, इसे तुम्हें तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। और वैसे भी अब मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारी धरती तुम्हें वापस दिला दूंगा। और तभी वहाँ पर कुछ कलिंग के सिपाही आ जाते हैं जो कौरवकी पर हमला कर देते हैं, लेकिन अशोका और भीम ये दोनों मिलकर उन सभी सिपाहियों को मार देते हैं। तब भीम पवन से पूछता है कि तुम्हें तलवार चलाना बहुत अच्छे से आता है, तुमने ये तलवारबाजी कहाँ से सीखी है? तब पवन बताता है कि वो पहले मगध का सिपाही था, इसीलिए उसे तलवार चलाना अच्छे से आता है। तब भीम कहता है कि इस हिसाब से तो हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए, यानी मगध और कलिंग में हमेशा से लड़ाई चली आ रही है। तब पवन कहता है कि अब हम लोगों को उससे क्या मतलब है, और वैसे भी मैंने मगध छोड़ दिया है, तो भला दुश्मनी किस बात की? लेकिन भीम अशोका यानी पवन पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद जब अशोका जंगल में टहलते हुए निकलता है तो उसे वहीं पर विराट मिल जाता है, जहां वो अशोका को फाइट के लिए ललकारता है, लेकिन अशोका उसे बेवकूफ बनाकर भाग जाता है। तब हम दूसरी तरफ भीम को देखते हैं, जहां वो कौरवकी से कहता है कि राजकुमारी, आपका पवन से इस तरह मिलना जुलना उचित नहीं है। तब कौरवकी कहती है कि तुम हमारे सेनापति हो, इसलिए अपनी हद को मत भूलो। तुम मेरे खानदान के वफादार नौकर हो, इसलिए तुम मुझे ये न सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तब भीम गुस्से में आकर उसे सच बता देता है और कहता है कि किस खानदान की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे खानदान का तो कुछ पता ही नहीं है, तुम हमारे राजा की संतान ही नहीं हो। तुम तो नदी के किनारे एक मछुआरे को मिली थी और मेरे महाराज ने तुम्हें गोद ले लिया था, इसीलिए मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। तब ये बात सुनने के बाद कौरवकी को बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए वो दूर जाकर एक जगह पर रोती रहती है। और तभी वहाँ पर अशोका आ जाता है और कौरवकी को रोता देख उसके रोने का रीजन पूछता है। तब कौरवकी बताती है कि उसके खानदान का यानी उसके असली माँ बाप का कुछ पता नहीं है, यानी वो कौन है और कहाँ से आई है या उसकी पहचान क्या है, ये सब उसे पता ही नहीं है। तब अशोका कहता है कि तुम आज से मेरी हो और मैं तुम्हारी पहचान हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तब कौरवकी थोड़ा सा खुश होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर अशोका का एक सिपाही आकर बताता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए तुम्हें वो याद कर रही है। तब अशोका उस सिपाही को वापस भेजकर कौरवकी से बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। तब कौरवकी कहती है कि फिर तो तुम्हें घर जाना चाहिए, लेकिन अशोका कहता है कि तुम लोगों को ऐसी परेशानी में अकेला छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा है। तब कौरवकी कहती है कि पवन, तुम मेरी फिक्र न करो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपनी माँ से मिलने जरूर जाना चाहिए। तब अशोका कौरवकी की इस बात को सुनने के बाद अपनी माँ से मिलने मगध चला जाता है, जहाँ देखा जाता है कि उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने झूठ बोलकर अशोका को बुलवाया था, क्योंकि उन्हें अशोका को देखने का दिल कर रहा था। तब अशोका हंसने लगता है और बताता है कि माँ, मुझे कोई लड़की मिल गई है जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उस जैसी इस पूरे मगध में कोई नहीं होगी। तब धर्मा कहती है कि बेटा, तू उसे लेकर क्यों नहीं आया? तब अशोक बताता है कि माँ, मैंने अभी तक उससे अपने बारे में सच नहीं बताया है, क्योंकि तूने ही मुझसे वचन लिया था और कहा था कि तू सबसे अपनी पहचान छुपा के रखेगा, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ और उसे लेकर बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। तब धर्मा कहती है कि बेटा, जाते वक्त अपने बाबा से जरूर मिल के जाना, उनका आशीर्वाद तेरे लिए बहुत जरूरी है। तब अशोका अपनी माँ के कहने की वजह से सम्राट बिंदुसार से मिलने जाता है, जहाँ बिंदुसार उसे एक जंग पर जाने का आदेश दे देते हैं। तब अशोका मजबूर होकर वहाँ पर कुछ नहीं कह पाता, लेकिन उसे उस वक्त कौरवकी की बहुत याद आ रही थी। इसके बाद हम कलिंग को देखते हैं, जहाँ कलिंग का महामंत्री अपने खास सिपाहियों को फिर से युवराज और कौरवकी को मारने का हुक्म देता है और कहता है कि जल्द से जल्द उन दोनों को ढूंढकर खत्म कर दो। तब हम जान पाते हैं कि कलिंग के महाराज और महारानी की हत्या में महामंत्री का हाथ होता है, क्योंकि वो कलिंग का एक नया राजा बनना चाहता है। इसके बाद हम भीम को देखते हैं, जहां वो कौरवकी और युवराज आर्यन को एक सेफ जगह पर छुपाकर खुद महल वापस जाने की तैयारी करता है और कौरवकी से कहता है कि ये लोग हमेशा से महाराज के वफादार रहे हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर महल जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि महाराज का कातिल कौन है। इसके बाद भीम महल के तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर महामंत्री के सिपाही पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले भीम जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो लोग कौरवकी और आर्यन को ढूंढते हुए उस घर में आग लगा देते हैं
तब कौरवकी और आर्यन घर के पीछे वाले रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन उस घर की एक औरत ये समझ जाती है कि ये लोग युवराज को मारे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। इसीलिए वो अपने बेटे को युवराज का हार पहनाकर और खुद राजकुमारी कौरवती का हार पहनकर उसी घर में जलकर मर जाती है। तब वो सिपाही उस बच्चे और उस औरत की लाश को देखकर समझ जाते हैं कि युवराज खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उन लाशों के गले में पड़े हुए हार से उन्हें यकीन हो जाता है और वो लोग उस हार को ले जाकर महामंत्री को दे देते हैं। तब मंत्री को युवराज की मौत का यकीन हो जाता है, इसीलिए वो सुकून से महल में रहने लगता है, क्योंकि उसने सोचा था कि कुछ वक्त बीत जाने के बाद वो खुद को राजा घोषित कर देगा। उसके बाद दूसरी तरफ हम अशोका को देखते हैं, जहां वो अपने सिपाहियों के साथ सम्राट बिंदुसार के आर्डर पर जंग के लिए तैयार हो जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम लोग जंग के मैदान में चलो, हम तुम्हें वहीं आकर मिलेंगे। इसके बाद अशोका कौरवकी से मिलने के लिए उसी जंगल में पहुंच जाता है। तब बहुत ढूंढने के बाद उसे भीमा मिल जाता है। तब अशोक भीमा से पूछता है कि कौरवकी कहाँ पर है। तब भीम अशोका यानी पवन से बता देता है कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। यानी भीम पवन को उस औरत की लाश पर पड़े हुए कौरवती के हार को दिखाते हुए उस औरत की जलती हुई चिता को दिखा देता है। मतलब भीम पवन से सच्चाई छिपा लेता है, जबकि उसे पता होता है कि कौरवती अभी जिंदा है, लेकिन उसे पवन पर कभी भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो इस वक्त भी सच्चाई छिपा लेता है। तब पवन यानी अशोका उस औरत की चिता पर जाकर बहुत रोता है, क्योंकि इसने कौरवती से वादा किया था कि अशोक के जीते जी उसे कुछ नहीं होगा। मतलब अशोका इसी वजह से खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है और वो उस वक्त रोते हुए सोच रहा होता है कि वो कौरवती को अकेला छोड़कर चला ही क्यों गया था। इसके बाद अशोका तन्हा रोता हुआ जंग की मैदान की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पर उसे विराट मिल जाता है और कहता है कि आज तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता है, इसीलिए आज हम दोनों में फाइट होगी और जो जीतेगा वही यहाँ से वापस जाएगा। लेकिन अशोका अपनी आंसुओं के आगे विराट पर जरा भी ध्यान नहीं देता और विराट उसी वक्त अशोका को एक जोर का पंच मार देता है, लेकिन अशोका फिर भी अपने ही गम में रोता रहता है। तब विराट कहता है कि तू तो मार खाने की भी काबिल नहीं है, इसीलिए वो अशोका को छोड़कर जाने लगता है। तब अशोका उसका हाथ पकड़कर खुद को मारने लगता है और कहता है कि तू मुझे मार दे, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर अशोका के सिपाही पहुँच जाते हैं, जो तुरंत विराट को गिरफ्तार करते हुए उसे जान से मारने जा रहे थे, क्योंकि विराट ने राजकुमार अशोका पर हाथ उठाया था। लेकिन उसे क्या पता होता है कि ये पवन कोई आम इंसान नहीं बल्कि राजकुमार अशोक है। तब अशोका अपने सिपाहियों को रोक देता है और कहता है कि विराट को जाने दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तब विराट राजकुमार अशोका से माफी मांगता है और अशोका को छोड़कर कहीं नहीं जाता। इसके बाद अशोका कहता है कि विराट तुम वापस क्यों नहीं गए। तब विराट कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है और वैसे भी तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ। उसके बाद अशोका अपनी जंग पर निकल जाता है, लेकिन वो कौरवती को एक पल के लिए भी नहीं भूल पा रहा था और वो इसी गम में उसी जंग में बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। तब वहाँ पास के बने एक बौद्ध मंदिर में विराट अशोका को इलाज के लिए लेकर जाता है। तब वहाँ के बौद्धिस्ट अशोका का इलाज करते हैं और वहाँ के एक बौद्ध की लड़की जिसका नाम देवी है, वो अशोक का बहुत ख्याल करती है। जहाँ पर देखा जाता है कि अशोका अपनी बेहोशी हालत में भी कौरवती का नाम पुकारता रहता है। तब देवी विराट से पूछती है कि ये कौरवती कौन है जिसका नाम राजकुमार बार बार लिए जा रहे हैं। तब विराट बताता है कि कौरवती अशोका को बहुत प्रेम करती थी और अशोक भी उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे दुश्मनों ने मार दिया है और उसी के मारे जाने की वजह से अशोका का आज ये हाल हो गया है। आप उसका किस तरह से इलाज करेंगी जब उसे जीने की ख्वाहिश ही नहीं रही है, क्योंकि वो खुद को मौत के गले लगा बैठा है। तब देवी कहती है कि आप ज्यादा परेशान न हो, राजकुमार जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तब विराट कहता है कि आपके दवा से अशोक का ऊपरी जख्म जरूर ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके अंदरूनी जख्म का क्या होगा। तब देवी अशोका के इस प्रेम की वजह से अशोका से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि जो लड़की दुनिया में जिंदा ही नहीं है, लेकिन अशोक के दिल में उसकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्रेम है। मतलब अब देवी भी अशोका से दिल ही दिल प्रेम कर बैठती है। इसके बाद हम दूसरी तरफ कौरवती को देखते हैं, जहाँ वो पवन के लिए परेशान हो रही है। तब भीम उससे कहता है कि इतने दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक पवन वापस नहीं आया है, मतलब अब वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए चलो अब हमें महल वापस चलना होगा। लेकिन कौरवती कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी, पवन वापस जरूर आएगा। तब अगले दिन कौरवती पवन को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ आर्यन भी कौरवती के साथ पवन को ढूंढने चला जाता है।
मतलब देखा जाता है कि भीम कौरवती से छिपा लेता है कि पवन उसे ढूंढने वापस आया था, क्योंकि भीम के नजर में पवन एक मगध का सिपाही है। इसीलिए पवन ये चाहता है कि कौरवती उससे दूर रहे। लेकिन कौरवती पवन को ढूंढने के लिए मगध के सफर पर रवाना हो जाती है। इसके बाद हम मगध के राजमहल में अशोक के बड़े भाई सुसीम को देखते हैं, जहां उसे पता चलता है कि जैन में अशोक जख्मी हालात में पड़ा हुआ है, लेकिन वो जंग जीत चुका है। तब वो अपने भाई सुखद से कहता है कि अशोक जख्मी हो चुका है, इसीलिए तुम इस वक्त का फायदा उठाओ और अपने किसी सिपाही को भेजकर उसे वहीं मार दो। उसके बाद हम जैन में देवी को देखते हैं, जहां उसकी शादी फिक्स हो चुकी है और आज उसकी शादी का दिन होता है। इसीलिए वो अशोका को दवा पिलाने के लिए नहीं जा पाती। तब विराट अशोका को दवा पिलाकर बाहर जाकर बैठ जाता है और अशोका की रखवाली करता रहता है। तब हम दूसरी तरफ देवी को देखते हैं, जहां उसे याद आता है कि उसने आज अशोका को दवा नहीं पिलाया है। इसीलिए वो अपनी दादी से बोल कर आती है कि वो राजकुमार को दवा पिलाकर वापस आ जाएगी। उसके बाद हम विराट को देखते हैं, जहां वो लड़कियों से बातें करने में मस्त रहता है और वहां पर सुषिम का एक सिपाही लड़की बनकर हाथ में दवा की जगह जहर लेकर अशोका के कमरे में घुस जाता है और अशोक को जैसे ही वो जहर पिलाने जाता है वैसे ही वहां पर देवी आ जाती है, जिसे देख वो सिपाही घबरा कर खंजर निकाल लेता है और अशोका पर वार करने वाला होता है। लेकिन तभी देवी दौड़कर उसका खंजर पकड़ लेती है और दोनों में छीना झपटी शुरू हो जाती है और अशोक वहीं पर जख्मी हालात में सो रहा होता है और इसी छीना झपटी की आवाज की वजह से अशोक भी जाग जाता है और विराट भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन उसी छीना झपटी में देवी के हाथ से वो खंजर उसी सिपाही को लग जाता है और वो सिपाही वहीं पर खत्म हो जाता है। तब देवी ये देख बहुत रोती है, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई भी बौद्धिस्ट खून कत्ल नहीं करता है और अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो बाकी के सारे बौद्धिस्ट उसे छोड़ देते हैं। मतलब अब देवी की शादी हो पाना नामुमकिन था, जबकि उसके दरवाजे पर आज उसकी बारात आ चुकी थी। तब अशोक खुद देवी को लेकर विराट के साथ उसके घर पहुंचते हैं, जहां उसके हाथों में खून लगा देख उसकी बारात वापस चली जाती है। तब अशोक देवी की ऐसी हालत देख के देवी से उसी वक्त उसी जगह पर शादी कर लेता है, क्योंकि अशोक की जान बचाते बचाते देवी खुद कातिल बन चुकी थी। इसके बाद अशोका देवी को लेकर मगध वापस आता है, जहां इसके वापसी का स्वागत बड़े धूमधाम से हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सुषिम और उसकी माँ अशोक की वापसी से बहुत मायूस रहते हैं। इसके बाद हम कौरवती को देखते हैं, जो आर्यन को साथ लेकर कलिंग पहुंच जाती है और मगध के तमाम साथियों से पवन नाम के सिपाही के बारे में पूछती रहती है। लेकिन जब पवन नाम का कोई सिपाही मगध में है ही नहीं तो भला कौरवती को कहां से मिलेगा। इसीलिए वो अशोका के लौटते हुए सिपाहियों को देखती रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि राजकुमार अशोक आ रहे हैं, तो उनके बहुत से सिपाही उनके साथ आ रहे हैं। शायद उन्हीं सिपाहियों में पवन भी हो सकता है। लेकिन काफी देर देखने के बाद भी इतने सिपाहियों में उसे पवन कहीं नजर नहीं आ रहा था और तभी वहां पर कौरवती को ढूंढते हुए भीम पहुंच जाता है। तब वो आर्यन को गोद लेकर जाने लगता है और कहता है कि तुम अपने पवन को यहाँ ढूंढो, हम युवराज को लेकर महल जा रहे हैं। तब कौरवती मजबूर होकर वहाँ से भीम के साथ जाने लगती है और कौरवती के वहाँ से जाते ही अशोका वहीं से गुजर जाता है, जबकि अशोका अपने रथ पर होता है। लेकिन बाकी के सिपाही पैदल चल रहे थे। मतलब कौरवती थोड़ी देर अगर और रुकती तो अपने पवन यानी अशोका को देख लेती, लेकिन उसके तकदीर में ऐसा लिखा ही नहीं था। उसके बाद अशोका राजमहल में पहुंच जाता है, जहां सम्राट बिंदुसार कहते हैं कि अशोक ने एक बौद्ध लड़की से शादी किया है, इसीलिए हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते और वैसे भी एक बौद्ध धर्म की लड़की के लिए इस राजमहल में कोई जगह नहीं है। तब अशोक बिंदुसार से नाराज होकर महल के दूसरे हिस्से में देवी को लेकर चला जाता है। लेकिन आज भी अशोका की आंखों में हर वक्त कौरवती नजर आ रही थी। तब देवी कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप कौरवती से बहुत प्यार करते हैं और क्या हुआ जो कौरवती दुनिया में नहीं है, लेकिन आपके दिल में वो हमेशा जिंदा रहेगी। इसीलिए हम कभी कौरवती की जगह नहीं लेंगे, बस हमें अपने दिल के किसी हिस्से में थोड़ा सा प्रेम दे दीजिए। तब अशोका कहता है कि इस दिल में अब प्रेम कहाँ रहा, अब तो बस दर्द ही दर्द बचा है। इसके बाद हम कलिंग में भीम, कौरवती और आर्यन को देखते हैं, जहां भीम महामंत्री को बता देता है कि अभी भी युवराज जिंदा है। उसके बाद भीम महामंत्री को गिरफ्तार करवा लेता है, क्योंकि भीम अपने सिपाहियों के जरिए ये पता लगा चुका था कि महाराज का हत्यारा कौन है। तब आर्यन और कौरवती कलिंग में सुकून से रहने लगते हैं, लेकिन कौरवती को आज भी पवन का इंतजार रहता है। इसके बाद कुछ दिनों के अंदर ही सुषिम की माँ उससे कहती है कि राजमहल में पता चला है कि अशोक को पुत्र होने वाला है और वही लड़का मगध का वारिस होगा।
क्योंकि तुझे तो कोई औलाद कभी हो ही नहीं सकती। तब सुशिम गुस्से में आकर अपने सिपाहियों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि जाकर अशोक के होने वाले बच्चे को मार दो, यानी उसने देवी को जान से मारने का हुक्म दे दिया। तब हम दूसरी तरफ देवी को देखते हैं जो बड़े सुकून से सो रही होती है और धर्मा वहाँ पर बैठकर अपनी बहू को खुशी खुशी देख रही होती है। लेकिन उसी वक्त सुशिम के कुछ सिपाही देवी का कमरा घेर लेते हैं और वो लोग देवी को मारने की कोशिश करते हैं। तब धर्मा देवी को बचाने लगती है, जिसमें सुशिम का एक सिपाही धर्मा को खंजर मार देता है और धर्मा वहीं तड़प तड़प कर खत्म हो जाती है। लेकिन अशोक का एक सिपाही उसी वक्त वहां पहुंच जाता है, जिस वजह से देवी की जान बच जाती है। लेकिन अशोक की माँ तो खत्म हो चुकी है। तब यह खबर जब अशोक को पता चलती है तो वो बहुत रोता है और गुस्से में पागल होकर सुशिम को मारने के लिए उसके कमरे में पहुंच जाता है, जहां सुशिम उसी राजगद्दी के पास होता है। तब वो कहता है कि अशोक, तू इस राजगद्दी के लिए क्या अपने भाई को मार देगा? तब अशोक एक बार तो तलवार उठा लेता है, लेकिन वो अपने भाई को नहीं मार पाता। इसके बाद सुशिम कहता है कि अशोक, तुझसे ये नहीं हो सकता, तू गद्दी के लिए अपने भाई को नहीं मार सकता है, क्योंकि तू सुशिम नहीं है। जिसको भी गद्दी लेना होता है उसे खून बहाना पड़ता है, लेकिन ये तुझसे नहीं हो सकता है। इसके बाद सुशिम पीछे से खंजर निकाल कर अशोका पर वार करने वाला होता है, लेकिन उसी टाइम विराट अपनी तलवार फेंक कर सुशिम को मार देता है। इसके बाद अशोका अपने सभी भाइयों को यानी 99 भाइयों को मारने का हुक्म दे देता है और खुद सम्राट बनकर गद्दी पर बैठ जाता है। तब देखा जाता है कि देखते ही देखते कुछ महीनों के अंदर अशोका का राज जापान तक फैल जाता है, यानी वो अपने दादा सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट बिंदुसार से बड़ा सम्राट बन चुका है। तब देवी उससे कहती है कि मैं तुम्हारा महल छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा जब दुनिया में आकर अपनी आंखें खोले तो लोगों की चीखें सुने। तब अशोक देवी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन देवी अपने मायके चली जाती है। इसके बाद हम कलिंग में सुशिम के छोटे भाई सुखद को देखते हैं, जो मगध से अपनी जान बचाकर कलिंग भाग आया है और कलिंग से मदद की भीख मांगकर वहीं रुक जाता है। इसके बाद यह खबर अशोक को पहुंच जाती है और वो कहता है कि सुखद कलिंग तक कैसे पहुंच गया है और कलिंग उसकी मदद क्यों कर रहा है। इसी वजह से अशोक को कलिंग पर भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि कलिंग की इतनी हिम्मत कैसे हो गई है कि उसने मेरे दुश्मन को अपने घर में जगह दे दिया है। इसीलिए वो अपने सेनापति को हुक्म देता है कि वो कलिंग को फतेह कर ले। तब अशोक का सेनापति कलिंग के बहुत से किसानों को मार देता है और कहता है कि जाकर अपने महाराज से कह दो कि वो हमारे दुश्मन को छोड़ दे और अशोक के झंडे के नीचे आ जाए। तब हम कलिंग के सेनापति भीम को देखते हैं, जहाँ उसे अशोका पर बहुत गुस्सा आ जाता है। तब वो कहता है कि अशोका कैसा क्रूर राजा है जो किसानों और बच्चों को मार रहा है। इसीलिए भीम कसम खा लेता है कि वो अशोका को मार देगा। तब सुखद भीम से कहता है कि मैं तुम्हें गुप्त रास्ते के जरिए अशोक तक पहुंचा सकता हूं। इसके बाद भीम अशोका के सैनिकों को मारते हुए अशोक के कमरे तक पहुंच जाता है और उस पर पीछे से वार करने वाला होता है। तभी अशोका की शक्ल देखकर वो पहचान जाता है कि ये तो पवन है, यानी पवन ही अशोका है। इसीलिए भीम वहाँ से वापस हो जाता है और भीम के महल से निकलते ही अशोका के कुछ सिपाही उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। लेकिन भीम अपनी जख्मी हालात में भी कलिंग पहुंच जाता है और कौरवती से कहता है कि पवन, और इतना बोलते ही वो वहीं खत्म हो जाता है। मतलब कौरवती भीम के बातों को नहीं समझ पाती। इसके बाद सुखद अशोक को पीछे से मारने जा रहा होता है, लेकिन अशोक उसे वहीं मार देता है। तब सुखद मरने से पहले कह देता है कि कलिंग तुझे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अशोक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वो जंग का ऐलान करते हुए खुद कलिंग के जंग पर निकल जाता है। इसके बाद हम जंग का मैदान देखते हैं, जहां अशोक अभी नहीं पहुंचा था, लेकिन उसका सेनापति कलिंग पर हमला बोल देता है। जबकि उसका एक सिपाही कहता है कि सम्राट अशोक को आ जाने दो। तब वो सेनापति कहता है कि चींटियों को मसलने के लिए हाथी की जरूरत नहीं होती, इनके लिए तो हम लोग काफी हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि कलिंग जंग के लिए पहले ही तैयार हो चुका था, जहाँ पर इस जंग में कौरवती भी तलवार लेकर हाथी पर सवार होती है। और जैसे ही अशोका के सिपाही कलिंग पर हमला बोलते हैं, वैसे ही सब के सब मारे जाते हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाता है कि अशोका के सारे सिपाही मारे जाते हैं, जबकि कौरवती के बहुत से सिपाही बचे रहते हैं। और कौरवती खुद अशोका के सेनापति को बड़ी ही दिलेरी से मार देती है। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ अशोका खुद अपनी एक विशाल सेना लेकर पहुंच जाता है और अपने तीर अंदाजों से कौरवती की सेना पर तीरों की बारिश करवा देता है। और उसके बाद जो सिपाही बचे होते हैं, उन्हें अशोका की सेना गाजर मूली की तरह काट कर रख देती है।
और इसी दौरान अशोका खुद जंग के मैदान में उतरकर हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। और जब अशोका जंग में बिजी होता है तो उसी वक्त दूसरी तरफ से कौरवती अशोका को देख लेती है और पवन पवन करके उसे बुलाने लगती है। लेकिन जंग के मैदान में इतनी अफरा तफरी होती है कि अशोका कौरवती की आवाज को नहीं सुन पाता और तभी पीछे से अशोका का कोई सिपाही कौरवती पर एक जोर का डंडा मारता हुआ आगे बढ़ जाता है। तब कौरवती वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद देखते ही देखते जंग खत्म हो जाती है और अशोका कलिंग जीत जाता है। उसके बाद अशोका अपने आराम गाह में आराम करता रहता है। तभी वहाँ पर एक बौद्धिस्ट आ जाता है जो अशोका को बताता है कि आप एक लड़का और एक लड़की के पिता बन चुके हैं, यानी देवी को जुड़वा बच्चे होते हैं जिनका नाम महेंद्र और समिंत्रा होता है। और ये बौद्धिस्ट कोई और नहीं बल्कि ये वही लड़का होता है जिससे पहले देवी की शादी फिक्स हो चुकी थी, जिसका नाम विट अशोक होता है। तब अशोका उससे पूछता है कि देवी कैसी है और मेरे बच्चे कैसे हैं। तब विट अशोक कहता है कि आप उन बच्चों के पिता नहीं हैं, आप सिर्फ एक महान सम्राट हैं। तब अशोका कहता है कि मैंने जंग जीता है और जंग में या तो जीत होती है या तो मौत। तब विट अशोक कहता है कि जी हाँ, आप जीत गए हैं विधवाओं के आंसू, यतीमों की चीख और जलती हुई लाशें, क्योंकि कलिंग के युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए हैं और 1.5 लाख लोग जख्मी हो गए हैं, यानी हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आती हैं। तब सम्राट अशोका को उस बौद्धिस्ट की बातें दिल में चुभ जाती है, इसीलिए वो अगले दिन उस जंग के मैदान का मुआयना करता है, जहां उसे 2 सैनिक नजर आते हैं जो आपस में बातें करते रहते हैं कि आज तो बहुत सोना लूटने को मिला है। तब दूसरा कहता है कि यार तूने तो सबसे बड़ा हाथ मारा है, क्योंकि तुझे किसी कौरवकी नाम की लड़की का एक घोड़ा मिल गया है जो देखने में बहुत शानदार और शाही घोड़ा लगता है। इस घोड़े को अगर तू बेचेगा तो तुझे बहुत पैसा मिलेगा। तब दूसरी तरफ से अशोका इन दोनों की बातें सुन लेता है और उसे अंदाजा लग जाता है कि शायद अभी भी कौरवकी जिंदा है। उसके बाद अशोका उस घोड़े की तरफ नजर डालता है, जहां वो उसे पहचान जाता है कि ये तो उसका ही घोड़ा पवन है जो अशोका ने खुद कौरवकी को दिया था। तब अशोका वहां पड़ी हुई लाशों में कौरवकी को तलाशने लगता है, जहां उसे बहुत कटे हुए सिपाही नजर आते हैं, जिन्हें देख उसे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि अशोका की एक छोटी सी जिद की वजह से आज लाखों घर उजड़ गए हैं। तब बहुत ढूंढने के बाद अशोका को कौरवकी जख्मी हालात में मिल जाती है, जहां वो अशोका पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम पवन नहीं हो, तुम सम्राट अशोक हो और ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कलिंग की राजकुमारी यानी अभी मैं जिंदा हूँ, इसलिए तुम्हें हमसे जंग करना होगा और हमें मार के तुम हमारा कलिंग छीन सकते हो। तब अशोका बहुत रोता है और कौरवकी से बहुत माफी मांगता है। तब वो पूछती है कि आखिर तुम वापस क्यों नहीं आए थे? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया था और तुम्हें बहुत ढूंढा था, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले थे। तब अशोका उसे बताता है कि मैं वापस आया था, लेकिन भीम ने बताया कि तुम और आर्यन मर चुके हो, लेकिन आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने तुम्हें और आर्यन को याद नहीं किया है। तब वहाँ पर दूसरी तरफ से आर्यन आ जाता है और कहता है कि पवन तुम आ गए हो, देखो अशोका ने हमारी जमीन हमसे फिर से छीन लिया है। तब अशोका आर्यन को देख बहुत खुश होता है और कहता है कि हाँ आर्यन, अब मैं आ गया हूँ और अब तुमसे तुम्हारी जमीन कोई नहीं छीन सकता है। तब आर्यन आकर अशोका से गले मिलता है, जहाँ देखा जाता है कि आर्यन के पीठ में 3 तीर लगी हुई थी, जिसे देख हम सभी शॉक्ड रह जाते हैं और अशोका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इसी जंग की वजह से आज आर्यन की यह हालत हुई है। तब आर्यन कहता है कि देखा पवन, हम आज नहीं रोए और तुमने मुझसे कहा था कि ये सूरज, ये चांद, ये आसमान मेरा है, इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन देखो आज ये सूरज मुझसे दूर जा रहा है और मेरी आंखों में अंधेरा हो रहा है, जिससे हम यह आसमान भी नहीं देख पा रहे हैं। क्या अशोका ने मुझसे सूरज, चांद और यह आसमान भी छीन लिया है? मतलब इस वक्त की ये पूरी मूवी की सबसे ज्यादा गमगीन सीन होती है, जिसे देख हम सभी की आंखों में आंसू नहीं रुकते और अशोका भी बहुत रोता रहता है। तब आर्यन उससे वही अधूरी कहानी सुनता है और पूछता है कि क्या वो राजकुमार उस राजकुमारी के पास वापस आ गया था? तब अशोका कहता है कि हाँ बेटा, वो राजकुमार वापस आया था, लेकिन उसे वापस आने में बहुत देर हो चुकी थी, जिस वजह से वहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तब आर्यन पूछता है कि फिर क्या हुआ? तब अशोका बताता है कि वो राजकुमार अपनी राजकुमारी को अपने साथ लेकर चला गया और इसी के बाद आर्यन अशोका की गोद में ही अपना दम तोड़ देता है, जिसे देख अशोका का संग दिल पिघलकर मोम बन जाता है और वो उसी वक्त उस तलवार को फेंककर अहिंसा के रास्ते पर निकल पड़ता है
और वो बौद्ध धर्म को अपनाकर लोगों में अपना प्रेम बांटने लगता है, जिस वजह से अब अशोक लोगों के दिलों पर राज करने लगता है। तब अशोक के महल से चले जाने के बाद अशोका का राजपाट उसके लड़के महेंद्र और लड़की सुमित्रा संभालते हुए अशोका के बौद्ध धर्म का चारों तरफ फैला देते हैं। और अशोका के चले जाने के बाद उसका राज्य 50 सालों तक चलता है, लेकिन 50 साल बाद मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप कि एक्सप्लेन आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से उस वीडियो को टाइम पर देख सकें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।